गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। आज है 7 तारीख, तो स्टार्ट करते हैं कल से लेकर अभी तक की जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स आई हैं उसके एनालिसिस, डिस्कशन और रिवीजन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन सेकंड नेवल बेस है हमारी आईएनएस जटायु, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। बताइए। आईएनएस जटायु सेकंड नेवल बेस मैंने कहा, तो इससे पहले थी क्या? बिल्कुल थी। कहाँ थी? लक्षद्वीप की कावारती में थी। क्या नाम था? बहुत ही सुंदर नाम, आईएनएस द्वीपरक्षक। तो अब ये बनी है सेकंड नेवल बेस। आपको बताना है इन दोनों में से इसके रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज इंडियन नेवल बेस है, सेकंड इंडियन नेवल बेस है, बिल्कुल सही बात है। लोकेटेड इन अंडमान एंड निकोबार रीजन। हो सकता है फर्स्ट जो बनी है वो कहाँ बनी हुई है? लक्षद्वीप में, तो सेकंड अंडमान की साइड में होगी, हो सकती है, बट ऐसा है नहीं। ये भी बना है लक्षद्वीप के ही साइड में, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया बिल्कुल। चलिए सेकंड स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं कि इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के परिचालन, निगरानी, पहुंच और भरण पोषण के विस्तार करने का है। बिल्कुल, क्यों नहीं होगा? नेवल बेस है, इनके ये काम तो होंगे ही होंगे, तो ये सही है। आपसे क्या पूछ रहा है? करेक्ट, तो बी हो गया आपका आंसर, बिल्कुल हो गया। चलो, तो हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि बहुत बढ़िया आर्टिकल आई हुई थी आपकी इंडियन एक्सप्रेस में, एक्सप्लेनेशन सेक्शन में। अगर आप पढ़ते हो तो बहुत बढ़िया बात है, रिवीजन हो जाएगा। नहीं पढ़ते हो तो मैं समझ सकती हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट मानते हैं द हिंदू को और द हिंदू को ही फॉलो करते हैं। बट मैं कहूँगी कि एक्सप्लेनेशन सेक्शन जो होता है इंडियन एक्सप्रेस का काफ़ी बढ़िया होता है, बहुत ही बारीकी से बहुत ही सारी चीज़ों को समझाए रखते हैं। तो अगर टाइम मिलता है तो पढ़ लो, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कवर कर दे रही हूँ। बट द हिंदू आप जरूर पढ़ो, ओके। मैं नहीं करूँगी कि आप पेपर छोड़ ही दो, आपको यहाँ पे मैं सब कुछ कवर करवा दे रही हूँ। न्यूज़पेपर लाइफ लाइन है आपकी, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो आया हुआ था एक्सप्लेनेशन सेक्शन में, बहुत ही बढ़िया आया था, आर्टिकल था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, डील करेंगे। पूछ रहे हैं इस आर्टिकल में, कह रहे हैं, वो बता रहे हैं क्यों जो आईएनएस जटायु है हमारे लिए मैटर करता है। तो जानते हैं कि क्यों मैटर करता है, क्या सिग्निफिकेंसेस है। तो जो भी मैंने बताया सारी बातें हैं यहाँ पे। आईएनएस जटायु जो है वो अपग्रेडेड है नेवल बेस। कहाँ पे? स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड पे सेकेंड नेवल बेस है। इससे पहले आईएनएस द्वीपरक्षक थी हमारी। चलो, सिग्निफिकेंसेस क्या है? वेस्टर्न अरेबियन सी के साइड में है, तो सर्वेलेंस बढ़ेगा। जितनी भी एंटी पायरेसी वाली एक्टिविटीज होती है, जितनी भी पायरेसी वाली एक्टिविटीज होती है, तो हम ऑपरेशन कर पाएंगे, एंटी पायरेसी, एंटी नार्कोटिक वाले ऑपरेशंस कैरी आउट कर पाएंगे अरेबियन सी के साइड में, बिल्कुल। और इंडिया का हमेशा से इमेज रहा है एज अ फर्स्ट रिस्पॉन्डर का, तो ये जो इमेज है इसको मेंटेन करने में ये आईएनएस जटायु हमारी हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। और क्या सिग्निफिकेंसेस है? ऑब्वियसली नेवल बेस है तो फाइटर जेट्स वगैरह तो कमीशन होंगे ही वहाँ पे, बिल्कुल होंगे, तो ये सब भी है। तो कहीं ना कहीं हम चाइनीज इन्फ्लुएंस को भी रोक सकेंगे, रोक नहीं सकेंगे, कम से कम एक तरह से वहाँ पे देख सकेंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, मालदीव्स रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, वहाँ पे प्रो चाइना की सरकार बनी हुई है, म्यूजिक साहब की सरकार बनी हुई है। हाल ही में उन्होंने कहा है कि जितने भी इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्रीज के पर्सनल हैं जो मालदीव्स में हैं, उनको हम यहाँ से हटा देंगे। और ताज़ा उन्होंने चाइनीज आर्मी के साथ, चाइनीज गवर्नमेंट के साथ डील साइन की है कि आप लेके आइए, हम अपनी मिलिट्री को, चाइनीज मिलिट्री को स्टेशन करवा दिया है मालदीव्स में। तो ऐसे टाइम पे लक्षद्वीप पे अगर हमारा नेवल बेस बन जाएगा तो हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट होगा, चाइना को कहीं ना कहीं काउंटर कर पाएंगे, सर्वेलेंस इंक्रीज कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा मेजर सिग्निफिकेंस है क्या? किसका? आईएनएस जटायु का। चलो, एक और मैंने इससे पहले भी बताया था, ये फॉरेन जितने भी एनालिस्ट हैं उनके द्वारा कॉइन किया हुआ ये लाइन है, इंडियाज नेकलेस ऑफ डायमंड। तो ये जो आईएनएस जटायु है कहीं ना कहीं इसके अंडर में आ रहा है। क्या है? नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी इंडिया की, चाइना की पर्ल स्ट्रैटेजी जानते हो, बिल्कुल जानते होगे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली स्ट्रैटेजी। चाइना इंडिया को इंडियन ओशन में कवर कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। श्रीलंका में उन्होंने अपना बेस बना लिया, अभी मालदीव्स में आ गए हैं, बांग्लादेश में बना रखा है, फिर पाकिस्तान में ग्वादार पोर्ट। तो इंडिया भी उसको काउंटर करने के लिए बना रहा है ना नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। हमने ईरान में बताया था, चाबहार पोर्ट पर आया था, चाबहार पोर्ट बनाया हुआ है। उसके बाद फिर अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि मॉरिशस में इंडिया ने अपना एयर स्ट्रिप इनॉग्रेट किया था। एयर स्ट्रिप था, कोई बेस नहीं था, कोई आर्मी बेस नहीं था, बट हमारी प्रेजेंस तो है ना वहाँ पे, है, बिल्कुल है, सर्विलेंस रख पाएंगे। तो मॉरिशस में हो गया, फिर अभी लक्षद्वीप में हमारा बेस बन रहा है। तो हम भी चाइना को काउंटर करने के लिए हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे हुए, हम भी अपनी स्ट्रैटेजी निकाल रहे हैं और
पूरी कोशिश कर रहे हैं काउंटर करने की चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पॉलिसी को। तो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैटिक क्वेश्चन है बट करंट से लिंक्ड है और आपके न्यूज़पेपर में हमेशा आया रहता है कि फेमा के अंडर में इससे क्वेश्चन किया गया, फेमा के अंडर में इसको अरेस्ट किया गया, क्वेश्चनिंग चल रही है, ईडी वाले कर रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आती हैं और एग्जाम में आपसे ये नहीं पूछेंगे कि किसको किसने क्वेश्चन किया, क्यों क्वेश्चन किया, किसके अंडर क्वेश्चन किया, आपसे पूछेंगे ये। तो बताइए क्या है ये फेमा? पढ़ा रखा है, फिर से पढ़ा रही हूँ। आर्थिक शब्दकोश में फेमा का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म क्या है बताइए। फेमा ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो रहे हो, शायद कंफ्यूज हो जाओगे, बट स्टार्टिंग का ही सेम, स्टार्टिंग से ही आप एलिमिनेट कर दोगे थोड़ा सा भी अगर आइडिया होगा तो। ऑब्वियसली फॉरेन से है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। क्या है ये फेमा? 1999 में आया था, फेरा को हटा के, फेरा जो था इससे पहले। तो फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेरा था रेगुलेशन एक्ट। 1973 में फेरा आया था, रेगुलेट कर रहा था जितना भी ट्रांसबॉन्डरी करेंसी का एक्सचेंज हो रहा था, कोई भी ट्रेड हो रहा था जिसमें पैसे की आवाजाही हो रही थी इंटरनेशनल तौर पे, उसको रेगुलेट कर रहा था फेरा। उसको फिर हटा के 1999 में आया फेमा। फेरा और फेमा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फेरा और फेमा। सी पहले ये रेगुलेट कर रहा था, रेगुलेट कर रहा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिजिड होगा, स्ट्रिक्ट होगा, बिल्कुल था। फेरा ज्यादा रिजिड था, ज्यादा स्ट्रिक्ट था। इसमें आरबीआई से हर एक काम करने के लिए परमिशन लेना पड़ता था। अगर आप इसमें कोई भी ऑफेंस कमिट करते थे तो आप क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर में आते थे। लेकिन जो फेमा था ये मैनेज कर रहा है, यहाँ रेगुलेशन नहीं है। आपको हर जगह आरबीआई की परमिशन की अप्रूवल नहीं होगी यहाँ पे फेमा में, ओके। उसके बाद फेमा मैनेजमेंट है, इनहैंस करने के लिए ग्लोबल ट्रेड पे लाया गया था और ये रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। तो एक मोटा मोटी डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। तो हमेशा न्यूज में आते रहता है कि फेमा के अंडर में इनको क्वेश्चन कर दिया गया, ईडी ने इनको क्वेश्चन किया। तो आपको जानना चाहिए कि फेमा है क्या। फेमा ये है, जितने भी आप कोई भी ट्रेड करते हो, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पेमेंट करते हो, तो आप फेमा के अंडर में आ जाते हो। ये डील करता है जितने भी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड हो रहे हैं उसको। ये पूरे इंडिया पे लागू होता है। इनफैक्ट ये उन लोगों पे भी लागू होते हैं जो दूसरे जगह पे जाके काम कर रहे हैं बट वो इंडियन होने चाहिए। तो इक्वली एप्लीकेबल टू द ऑफिसेज एंड एजेंसीज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बट वो मैनेज या ओन किए जा रहे हो इंडियन सिटीजन द्वारा। कौन? फेमा। बिल्कुल याद रहेगा। एक्ट क्या था? 1999 का एक्ट था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल होगा। ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट हुई है, कहाँ हुई है, किस आईआईटी में हुई है, ये बताइए आप। बहुत इजी है और इंपॉर्टेंट भी है। वनडे एग्जाम्स में लगभग पूछ लिए जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। हर एक आईआईटी के बारे में पढ़ा है हमने। आईआईटी मद्रास कहाँ हो रहा है? आईआईटी मद्रास में। तो आईआईटी मद्रास में हो रहा है, होस्ट कर रहा है ऑल इंडिया रिसर्च स्कॉलर समिट। आते हैं जितने भी रिसर्च कॉलेज हैं, बैठते हैं और बातें करते हैं, दिखाते हैं कि देखो ये इनोवेशन हो रखा है। चलो रिवीजन कर लेते हैं। रुड़की को लेकर अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया था? रुड़की को लेकर हमने पढ़ा था कि यूपी वालों ने इनके साथ कोलैबोरेशन किया है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके। किसके साथ किया है? यूपी वालों ने आईआईटी रुड़की के साथ किया है। आईआईटी गुवाहाटी को लेके हमने क्या पढ़ा था? आईआईटी गुवाहाटी में जो ड्रोन पायलट होता है उनकी ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ है। कहाँ? आईआईटी गुवाहाटी में। आईआईटी मद्रास को लेके हमने पढ़ा था सेप्टिक टैंक के बारे में होमोसेफ। किसने? आईआईटी मद्रास। और आईआईएम शिलोंग को लेके हमने पढ़ा था कि इंडिया की पहली गति शक्ति की चेयर स्टार्ट हुई है आईआईएम, एम है यहाँ पे, ओके, आईआईएम शिलोंग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोरल ब्लीचिंग को लेके है क्वेश्चन, बताइए आप समझते हैं कोरल ब्लीचिंग क्या होता है या फिर कोरल क्या होता है? चलो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, ओके, ज्यादा इजी रहेगा। तो कोरल क्या होता है? कोरल मराइन इन्वर्टिब्रेट होता है, समुद्री पानी में मिलेगा, आपको दिखेगा वहां पे, बहुत ही खूबसूरत सा दिखता है, ठीक है। और इसमें स्पाइन नहीं होता है, कोई हड्डी वगैरह नहीं होता है, इन्वर्टिब्रेट है, कहाँ से होगा? तो स्पाइन नहीं होता है, स्पाइनलेस होते हैं, कोरल्स होते हैं। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहते हैं, किसी के साथ रह रहे हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहा है, वैसा एसोसिएशन है, ठीक है। तो कोरल्स क्या करते हैं, किसके साथ रहते हैं? अलगी के साथ रहते हैं, जिनका नाम है
जूज़ैंथैली, ठीक है, सिंगल सेल्ड एल्गी है, इनके साथ रहते हैं कौन, कोरल्स रहते हैं। तो फायदा क्या हुआ रहने का, एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करके खाना प्रोवाइड करती है कोरल्स को, और कोरल्स उनको रहने के लिए जगह देता है। तो दोनों एक दूसरे का काम कर रहा है, दोनों ही एक दूसरे के साथ फायदा देख रहा है और दोनों एक साथ रह रहा है। तो जो ये एल्गीज होते हैं ये बहुत ही कलरफुल होते हैं, और जो कोरल होता है वो नॉर्मली व्हाइट कलर का होता है, बट क्योंकि वहाँ पे ये एल्गीज प्रेजेंट होती हैं इसीलिए वो बहुत ही सुंदर दिखता है। हो गया। तो जो भी मैंने बोला कि एल्गी जो है वो प्रोवाइड करता है फूड को, और न्यूट्रिशन को किसको, कोरल्स को करता है, और इन टर्न कोरल्स जो है उनको जगह देता है, और जो जूज़ैंथैल है वो कोरल्स को ब्राइट कलर प्रोवाइड करता है। तो ये था कोरल। अब जानते हैं कोरल ब्लीचिंग के बारे में। सुंदर से रह रहे हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बट क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, अगर सी लेवल की एसिडिटी बढ़ रही है तो ये जो एल्गी है ये ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन रिलीज करने लगते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसके चलते क्या होता है, ये जो कोरल है ये कोरल्स के लिए ये अच्छा नहीं होता है, इसीलिए कोरल्स निकाल देती हैं एल्गी को। क्यों अच्छा नहीं है तो क्यों रखेंगी एल्गी को, उनको जब तक फायदा था तो साथ में रख रही थी। अब ऐसा कुछ निकाल रहे हैं जो कोरल्स के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो कोरल्स उनको एक्सपेल कर देती है, और जब वो निकल जाएगी कोरल से, जितनी भी कलरफुल एल्गीज थी कोरल से निकल जाएंगी, तो जो कोरल है वो तो वापस से जैसा था वैसा हो जाएगा, तो ब्लीच्ड दिखता है। तो इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। क्यों होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जितनी भी इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस आते हैं उनके चलते होता है कोरल ब्लीचिंग। तो क्यों था आपके करंट में, तो आई थी, कहा जा रहा है कि 4th मास कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलने वाला है, ऐसा रिपोर्ट ने कहा है। इससे पहले भी 3 बार हो चुका है। कोरल ब्लीचिंग कहीं ना कहीं किस चीज़ का इंडिकेशन देता है, मैंने क्या कहा, कोरल ब्लीचिंग तब होता है जब टेम्परेचर राइज कर रहा होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफिकेशन देता है कि हाँ चलो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब बस करो, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस चीज़ का साइन है ये कोरल ब्लीचिंग, बिल्कुल है। तो अब ऐसी रिपोर्ट आई है कि क्योंकि पोल्यूशन और ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसके चलते कोरल ब्लीचिंग होने वाली है। ओके, और ये जो कोरल रीफ होता है ना, ये बहुत सारे इसके अंदर बहुत सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो रहते हैं एज अ शेल्टर। कोरल उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, सिर्फ जूज़ैंथैल को नहीं करता है, और भी मराइन क्रिएचर्स को भी ये शेल्टर प्रोवाइड करता है क्या, कोरल। तो अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा था, कोरल ब्लीचिंग हैपेंस व्हेन कोरल एक्सपीरियंस स्ट्रेस इन दैट एनवायरनमेंट ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, पोल्यूशन और एसिडिटी। बिल्कुल मैंने बताया कोरल ब्लीचिंग क्यों होता है, पहले ही बताया था। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछा जा रहा है, तो हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मूंगा चट्टानों पे 25% से अधिक समुद्री जैव विविधता का समर्थन करती है। बिल्कुल रहती है वहाँ पे। मैंने बताया आपको कि सिर्फ अलगी नहीं रहती है, बहुत सारी मराइन क्रिएचर्स भी रहती है। कहाँ रहती है, कोरल बीच पे, तो ये भी सही है। और ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो इंडियन ओशन में है, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे है। तो क्या ये इंडियन ओशन में है, नहीं यार, ये तो पैसिफिक ओशन में है, तो ये तो गलत हो गया। तो आपसे पूछ रहा है करेक्ट, तो करेक्ट होगा 1 और 2। चलो, तो न्यूज में क्यों था, मैंने बताया आपको, बोला जा रहा है कि कोरल ब्लीचिंग हो रही है। मैंने बोला कि कोरल ब्लीचिंग में बहुत सारे मराइन एनिमल्स भी रहती है, 25% जो भी मराइन क्रिएचर्स है वहाँ कोरल रीफ के आसपास रह रही है, तो उनका भी तो थ्रेट एक्सटिंक्शन पे आएगा, बिल्कुल आएगा। तो कोरल ब्लीचिंग हमारे इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, मराइन इकोसिस्टम के लिए अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो ऐसा कहा है यूएस बेस्ड नेशनल ओशन एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कि 4th मैसिव कोरल ब्लीचिंग होने वाला है, और तमिलनाडु को भी रेड कलर वाला सिग्नल दिया है, अलार्म दिया है, अलर्ट किया है कि जो गुल्फ ऑफ मन्नार है वहां पे भी भारी मात्रा में देखी जाएगी कोरल ब्लीचिंग। ओके, चलो ये था करंट का न्यूज। और इसमें इन्होंने रीजन दिया, एक तो नॉर्मल जो रीजन है वो तो है ही, उसके अलावा इन्होंने कहा कि अल नीनो का जो क्लाइमेटिक पैटर्न है उसके चलते भी ये ऐसा होने वाला है। अल नीनो के चलते भी हो रहा है। अल नीनो के बारे में भी हमने पढ़ रखा है, क्या होता है अल नीनो में, बिल्कुल गर्मी आ जाती है। कैसे, देखो पहले भी पढ़ा था, फिर से रिवीजन करेंगे। हमने पहले पढ़ा था ला नीना को लेके, ला नीना में क्या होता है, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं कि ट्रेड विंड का डायरेक्शन इस साइड में होता है, बिल्कुल होता है। तो ट्रेड विंड का डायरेक्शन जब इस साइड में होता है तो जो भी गर्म वार्म वाटर्स होते हैं वो यहाँ पे आ जाती है। मैं बता रही हूँ अभी ला नीना के बारे में। तो ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में चलता है, वार्म वाटर्स यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो जाती है। वार्म वाटर जो होता है इट क्रिएट्स लो प्रेशर जोन, लो प्रेशर जोन होता है, वार्म वाटर है इसमें से
कंडेंसेशन होगा, बारिश हो जाएगी, ला ला ला, मैंने बताया था कि ला 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 मतलब याद रखना कि बारिश हो रही है तो जो ला लीना होता है उसके चलते क्या होता है, बारिश होती है। बट अल नीनो में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। जो ट्रेड विंग थी जो इस डायरेक्शन बह रही थी वो वीक हो जाती है, और जो वार्म वाटर की एक्यूमुलेशन ऑस्ट्रेलिया के साइड में हुआ था वो एक्यूमुलेट होके वापस आने लगता है कहाँ पे, पेरुवियन कोस्ट के साइड में बिल्कुल होने लगता है। और यहाँ पे जब वार्म वाटर का एक्यूमुलेशन हो जाएगा तो यहाँ पे कोल्ड वाटर्स आ जाएंगी, और जब कोल्ड वाटर आएंगी तो क्या होगा, बारिश होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ड्राउट लाइक सिचुएशन कैरी आउट होगी, सूखा पड़ेगा, गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ जाएगी तो एल नीनो वाला कंडीशन यही हो जाता है। और एल नीनो के चलते कहीं ना कहीं देखा जा रहा है क्या, कोरल ब्लीचिंग। बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है, एल नीनो का ईयर है, एग्जाम में 1000% की गारंटी है कि पूछ ली जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, काफी फैक्चुअल है। ट्राइबल अटायर है जिसका नाम है रीसा, कहाँ की है, जिसको जीआई टैग मिला है। ये है त्रिपुरा की, त्रिपुरा की रीसा को मिला है जीआई टैग। बहुत ही सुंदर सा हैंडलूम है। ये देखो, आपने देखा होगा नॉर्मली लोगों को पहने हुए, ये जो है हेडवेयर होता है, लोग ऐसे स्टॉल की तरह भी यूज करते हैं। इनको मिला है जीआई टैग जो है त्रिपुरा का ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। उड़ीसा को लेके भी हमने पढ़ा था, रूपा तस्कर, और एक और मिला है बांग्लान मुस्लिम, क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश को कल पढ़ा था हमने, नरसापुर का क्रोशेट लेस आंध्र प्रदेश का जीआई टैग, और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया छाऊ डांस है, जीआई टैग मिला हुआ है इनको भी। चलो कहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि वहां के जो 2 मेजर प्रिजनर है वो भाग गए और बहुत ज्यादा गन फायरिंग हो रही है पूरे कंट्री में, पूरे कैपिटल में। तो किस कंट्री ने इसीलिए इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है, हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, बताइए। ये हुआ है हैती में। कहाँ हुआ है, हैती में हुआ है। ओके चलो, तो हैती में गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। जितनी भी हमने इस रीजन में जितनी भी कंट्रीज को लेके हमने जो जो पढ़ा है जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल करते हैं। अर्जेंटीना को लेके हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे 57%, एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि 57% ऑफ द पॉपुलेशन पॉवर्टी से ग्रसित है। क्यों ग्रसित है, वेलफेयर स्कीम्स के चलते। हमने पढ़ा था कि हम वेलफेयर स्कीम का नेगेटिव इंप्लीमेशन में एग्जांपल दे सकते हैं अर्जेंटीना का। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था अर्जेंटीना के साथ हमने लिथियम ब्लॉक का डील साइन किया है, और जाना था ABC के बारे में, जहाँ पे लिथियम, जिसको हम लिथियम ब्लॉक भी कहते हैं, लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं, जिसमें आता है अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। चलो इधर हो गया। अब आते हैं ऊपर चढ़ते हैं, पेरू को लेके भी हमने कुछ पढ़ा था। यहाँ पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ है। क्यों डिक्लेयर हुआ है, क्योंकि डेंगू फैल गया है यहाँ पे, पेरू। चलो ठीक है, एकदम लोकेशन याद रखना है। कोलंबिया, यहाँ पे है कोलंबिया। कोलंबिया को लेके हमने क्या पढ़ा था, हमने MOU साइन किया है। क्यों, इंडिया ने MOU साइन किया है कोलंबिया के साथ, क्यों किया है, ओपन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। कौन प्रोवाइड करेगा, इंडिया प्रोवाइड करेगा कोलंबिया को। चलो ठीक है, हैती को लेके हमने पढ़ा, ये है हैती, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है, यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है। फिर कल हमने पढ़ा था निकारागुआ को लेके, यहाँ पे है निकारागुआ। क्या पढ़ा था निकारागुआ के साथ, इन्होंने हमारे इंडियन फार्माकोपिया है, जो इंडियन स्टैंडर्ड जो मेडिसिन है, उनको कहा है कि हाँ चलो ठीक है हम करते हैं ना MOU साइन। तो किसने किया है, निकारागुआ को। उसके अलावा हमने जाना था ये है पनामा कैनाल, और ये कहा हमने जाना था कि जो पनामा का कैनाल है, पनामा कैनाल है वो सूख रही है। क्यों सूख रही है, क्लाइमेट चेंज के चलते, और इसके चलते यहाँ से जो भी हैवी कंटेनर शिप है वो क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो पनामा कैनाल भी जाना था। तो इस रीजन में अभी तक जितने भी डेवलपमेंट्स हमने देखे हैं, पढ़े हैं, सबका हमने कर लिया, क्या, रिवीजन कर लिया। चलो रिपोर्ट आई है, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट, किसने जारी किया है बताइए। ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट 2024 की आई है। ये किया है UNEP में, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। इनकी मीटिंग हो रही थी, इनके हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में। तो वहां पे ही उन्होंने ये रिपोर्ट जारी किया है, ग्लोबल रिसोर्स आउटलुक रिपोर्ट। क्या कहा है, इस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग थी, तो इन्होंने लाइट शेड किया कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, रिसोर्सेज इंसेंशियल है। कैसे हमारे रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एजेंडा 2030 को फुलफिल करने के लिए और टैकल करने के लिए ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस। ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस क्या क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और बायोडाइवर्सिटी। ओके चलो चलिए से रिवीजन कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ रखा है उसको लेके। WTO की मीटिंग हमने पढ़ी थी, 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है अबू धाबी में, और वहां पे एक फंड बना है वुमेन इन
वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी, पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। और इसमें यूएई ने सबसे पहला डोनेशन दिया, ये इंपॉर्टेंट उतना होगा नहीं, बट हाँ WTO की 13th मिनिस्ट्रियल मीटिंग हो रही है अबू धाबी में, जहाँ पे फंड क्रिएट हुआ था वुमेन एक्सपोर्टर्स इन डिजिटल इकोनॉमी। चलो ठीक है। WHO इन्होंने भी कुछ लाया था, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। इंडिया की जब G20 की प्रेसिडेंसी हो रही थी तो इंडिया ने कहा था इसके बारे में, और WHO ने निकाला क्या, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। वैश्विक जैव विविधता ढांचा, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इनका फंड का पहला मीटिंग हुआ था कहाँ, वाशिंगटन DC में। और ये फंड क्यों बनी है, इसको फुलफिल करने के लिए क्यों बना है ये फ्रेमवर्क, जो भी कन्मिंग मॉनिट्रियल के अंदर प्रॉमिस किया गया था उसको फुलफिल करने के लिए। और कन्मिंग मॉनिट्रियल में क्या बात कही गई थी, उनमें कहा गया था कि हम अपने इन्वायरमेंट को 2030 तक एटलीस्ट 30% तक बचा सके। चलो कर लिया रिवीजन, बिल्कुल कर लिया। यार्स मिसाइल किस कंट्री की है, क्या है ये, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। यार्स मिसाइल जो हाल ही में समाचारों में देखी गई है कि इस देश द्वारा विकसित की गई एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, काफी पावरफुल। से देखो ये यार्स बोल रहा है, आप ना इससे कंफ्यूज मत होना, पार्स है ना, पार्स से नहीं कंफ्यूज होना, ये यार्स है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे P है। और ये क्या था, ये सैटेलाइट था, किसका था, ईरान का था, जिसने किसको लॉन्च किया, ईरान का सैटेलाइट था जिसको लॉन्च किया रशिया ने। तो कंफ्यूज नहीं होना यार्स और पार्स में। और ये जो यार्स मिसाइल है ये किसकी है, ये है रशिया की, रूस की है मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है रूस की। चलो इन्होंने इसका टेस्ट फायर किया है, परीक्षण किया है, सफल परीक्षण किया है। जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। थाईलैंड को लेके हमने क्या क्या पढ़ा है, डेवलपमेंट जितने भी जाने हैं। थाईलैंड को लेके हमने MOU साइन किया है, प्रमोट करेंगे आयुर्वेदा को और उनकी अपनी ट्रेडिशनल थाई मेडिसिन है उसको। चलो ठीक है। मलेशिया को लेके क्या पढ़ा था, विशाखापट्टनम में हमने कर रहे हैं समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। कहाँ, विशाखापट्टनम में, किसके साथ, मलेशिया के साथ। कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। चलो ठीक है। इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम किस स्टेट की है, बहुत इजी होगा, नाम में ही आ रहा है इंदिरा अम्मा। तो ऐसी तो कोई स्टेट होगी नहीं जहां पे बीजेपी की सरकार है। अभी हमारे बिहार में उन्हीं की बनी हुई है, तो बिहार तो होगा नहीं। दिल्ली हो सकता है, तेलंगाना भी हो सकता है, बताइए। तेलंगाना, ठीक है। तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी साहब जी, इन्होंने इंदिरा अम्मा हाउसिंग स्कीम स्टार्ट की है। बहुत ही फैक्चुअल था। हरियाणा को भी लेके कल हमने कुछ पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था। कमर्शियल स्तर पे पहली बार हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया गया है, कहाँ, हरियाणा में, बिल्कुल याद रखना है। चलो लास्ट क्वेश्चन, MH-60R सीहॉक न्यूज में है, क्या है ये, बिल्कुल आराम से डील कर लेंगे। जो क्लास रेगुलर देख रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इजी होगा। MS-60R सीहॉक हाल ही में चर्चों में है, वो क्या है, कल पढ़ा था एयर डिफेंस सिस्टम को लेके, क्या पढ़ा था, विश्वदास, पोर्टेबल है, मैनपैड्स द्वारा संचालित है, एकदम शॉर्ट रेंज में मिसाइल शॉर्ट रेंज को टारगेट करती है। विश्वदास क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। चलो ठीक है। वायरस लाइक को लेके हमने पढ़ रखा है, ओबेलिस्क के बारे में अभी साइंटिस्ट ने निकाला है कि ये वायरस लाइक माइक्रोब्स है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, और अभी तक इस बारे में पता नहीं चल पाया है कि ये होस्ट है, ये पैरासाइट है, या फिर कुछ बेनिफिशियल है हमारी बॉडी के लिए। क्या, ओबेलिस्क जो वायरस लाइक है, माइक्रोब्स। चलो ठीक है। लेजर हथियार को भी लेके हमने पढ़ा था, दुर्गा 2 DRDO द्वारा डेवलप्ड है, लेजर वेपन है। तो क्या बच गया, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60R सीहॉक, US से हमने लिया था, क्या, MH-60R सीहॉक, और इसको स्टेशन किया गया है INS गरुड़ केरला कोची में। तो ये था आज का सेशन, होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।